ऑफ कर देंगे प्लीज? जी। थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी आगे तक ही जा रहा था। वैसे आप जाएंगी कहाँ? मुझे बस वो सामने यू टर्न पे उतार दीजिएगा। मेरा नाम असलम है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। आप क्या करती हैं? मेरा नाम नाजिया है और मैं लोगों के माल में से अपना हिस्सा वसूल करती हूँ। क्या मतलब? मतलब बहुत जल्द समझ आ जाएगा। निकालो जल्दी से मोबाइल। नो 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 नो, गाड़ी नहीं रोको, एक हाथ से भी गाड़ी चल सकती है। जल्दी से मोबाइल दो और पैसे भी दो जल्दी से। गाड़ी रोको साइड पे। मैं बोल रही हूँ गाड़ी साइड में लगाओ। बस लगा रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मैं बोल रही हूँ गाड़ी साइड में लगाओ। हाँ लगा रहा हूँ, थोड़ी सी आगे ही लगा रहा हूँ। जल्दी से गाड़ी साइड में लगाओ। हाँ लगा रहा हूँ। हैंड्स अप, हिलना नहीं वरना यही शूट कर दूंगा। सर ये वही गिरोह है जो हाथ लग गया है, जिन्होंने हमारी रात की नींदें हराम की हुई थी। फिक्र ना करो, इनकी रातें तो अब काली करेंगे ना। सीधी खड़ी हो। अच्छा तो ये है वो डाकू हसीना। कब से कर रहे हो तुम लोग वारदातें? सर पहली ही थी। सर पहली दफा किया सर। सर शक्ल से तो देखें कितनी मासूम सी भोली भाली सी लग रही है। 10 से ज्यादा कंप्लेनें हमारे पास हैं और तू कहती है कि तूने पहली वारदात की है। सर आप फिक्र ना करें, ये वो वारदातें भी बताएंगे जो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं की हों। ठीक है ले जाओ इन्हें, अगर ये लोग ठीक तरह बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना तरीकेकार इस्तेमाल कर। चलो मैंने कभी इतनी जिल्लत के बारे में सोचा भी ना था। हम तीनों पे बेइंतहा तशद्दुद किया गया। राना और अकबर, वो बेचारे तो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मेरी हालत भी उनसे कुछ कम ना थी। हमने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था और उसके बाद हमें 7 साल की सजाएं हो गई। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, ये एक लंबी कहानी है। मेरा नाम नसीमा है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। बज़ाहिर उनका रवैया बिल्कुल ठीक था, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन घर में उनका रवैया बिल्कुल अलग था। नसीमा, नसीमा, देखो शायद तुम्हारे अब्बू आए होंगे गेट पे। भाई अम्मी आप खुद जाकर खोल दें, फिर कहेंगे कि बाहर झांक रही थी। तुमको तो ना सिर्फ बहाने चाहिए काम ना करने के। अच्छा सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, हद हो गई। नसीमा, नसीमा, बेटा पानी ले आओ। अभी लाई अब्बू। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ लगा दो। चले हाथ मुंह धोया, मैं खाना लगाती हूँ। ले अब्बू। ये दुपट्टा रखने का तरीका है? अब्बू सफाई कर रही थी। सफाई कर रही थी तो दुपट्टा सही भी किया जाता है। सफाई उस तरह भी हो सकती है। अब्बू यहाँ और कौन है? मैं और अम्मी तो हैं घर पर। 100 दफा बोला है कि शाम का वक्त होता है, 100 तरह की बलाएं आती हैं। सारी बलाएं हमारे घर पर क्यों आएंगी? अरे तू तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अच्छा होता मेरी भी जान छूट हो जा। अब्बा की इस तंग सोच से और घर के इस घुटे हुए माहौल से मेरा दम घुटने लगता था, लेकिन मेरी एक स्कूल की दोस्त
जिसका नाम राहत था। पहले वो मेरे मोहल्ले में ही रहती थी, लेकिन जैसे जैसे उनके हालात ठीक होते रहे उन लोगों ने एक अच्छी जगह पे अपना मकान ले लिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ राहत के घर जाने की थोड़ी बहुत इजाज़त थी, और वो इजाज़त भी इसलिए थी क्योंकि राहत मेरी बचपन की दोस्त थी और हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। मेरी अम्मा मुझे कभी कभी राहत के घर जाने देती थी। मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर राहत के घर जाती थी। उसके घर जाते ही मुझे एहसास होना शुरू हो जाता था। राहत का बड़ा सा घर, गाड़ी, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं और आज़ादी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं आज़ादी चाहती थी, अपने घर से फरार चाहती थी, इसलिए कोई ना कोई बहाना करके राहत के घर चली जाया करती थी। लेकिन वहाँ जाके मुझे बहुत सुकून मिलता था। जैसी ज़िंदगी मैं चाहती थी वही ज़िंदगी मैं उसके घर पे देखती थी। अरे आओ आओ मेरी नकाबपोश, क्या हाल है? यार हम जैसों के हालात नहीं बदला करते। अरे हालात तो बदल ही जाते हैं, हमारी मिसाल ही देख लो। यार हालात उनके बदलते हैं जो खुद बदलना चाहते हैं, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का ऐसा कोई इरादा नहीं है। छोड़ो यार, क्या घर की बातें करती रहती हो। ये बताओ आगे पढ़ाई का इरादा है? यार अब तो घर से भाग जाने को दिल करता है। क्यों, कोई भगाने वाला ढूंढ लिया है क्या? वो भी मिल ही जाएगा। अरे यार इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? आजिज़ आ गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से और तोड़ देना चाहती हूँ ये सब पाबंदियाँ। चलो यार छोड़ो, हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। इसी तरह मैं राहत के घर अक्सर जाया करती थी और वहाँ जाके मैं राहत से अपने घर के हालात बयान करती थी। मुझ पे कितनी पाबंदियाँ थी उस घर में, और साथ साथ मेरे अब्बा का रवैया, ज़रा सी बात पे अब्बा का डांटना, मैं सब कुछ राहत को बताती थी। राहत भी मेरी परेशानियों को समझती थी। अक्सर वो मुझे समझाया करती थी। कभी कहती थी कि परेशान मत हो, कभी मेरा दिल इधर उधर की बातों में लगा देती थी, लेकिन वो भी आखिर कब तक समझाती। मुझे फिर वही अपने घर का माहौल याद आ जाता था। इसी तरह हमारा मिलना जुलना लगा रहता था, लेकिन राहत के पास जाके मुझे कुछ सुकून मिलता था। चल यार ऐसा कर, मेरी तरफ आ जाया कर, मैं तुझे अपने नए नए दोस्तों से मिलवाऊंगी। बहुत अच्छे लोग हैं और ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी तुम तो हैरान हो जाओगी। लेकिन यार तुम्हारी तरफ आने के लिए भी मुझे अम्मी अब्बू को 10 बहाने लगाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं इजाज़त मिलती है। तो भाई स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना यार। अच्छा सुन, 3 दिन के बाद ना एक पार्टी है, बड़ा मज़ा आएगा, मेरे दोस्तों की है, तुम ना ज़रूर आना। और हाँ, कम से कम इस चोगे को उतार देना, वरना बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। चल यार कोशिश करूँगी, इसके लिए अम्मी के पाँव दबाने पड़ेंगे। तो यार दबा लेना, तुम्हारी अम्मा है। राहत ने जब मुझे ये बताया कि वो मुझे किसी पार्टी में लेके जाना चाहती है, लेकिन उसने ये कहा कि मेरा दिल थोड़ा सा खुलेगा और मैं अपने इस बंद माहौल से आज़ाद फील करूँगी वहाँ पे, इसलिए लेके जाना चाहती है, तब मैंने उसको हाँ कह दिया। मेरे जहन में एक दफ़ा अम्मा का ख्याल आया कि मैं घर पे क्या कहूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखा जाएगा जो होगा। अम्मी मुझे राहत के घर जाना है। राहत क्या, क्यों? अम्मी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अभी परसों तो तुम गई थी राहत के यहाँ। अम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये देखो, मुझे रोज रोज का जाना तुम्हारा बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी जल्दी आ जाऊंगी प्लीज। तुम्हें पता है ना फिर तुम्हारे बाबा आकर कितना गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर। अम्मी बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, अच्छा जाओ।
लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ मीठी। बाप के आने से पहले घर में होना तुम। अम्मा से बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलने के बाद जब मैं राहत के घर पहुंची तो वो भी तैयार हो रही थी पार्टी में जाने के लिए। राहत ने जब मेरा हुलिया देखा तो मेरा अबाया एक तरफ फेंक दिया और अपनी अलमारी से निकाल के मुझे अपनी ही एक पैंट शर्ट दी और मुझे कहा कि ये पहनो। मुझे वो कपड़े देख के एक अजीब सा लगा। आज से पहले मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। जब वो कपड़े मैं पहन के आई मुझे और ज़्यादा अजीब लगने लगा, लेकिन राहत के बेहद स्टार पे मैं खामोश हो गई और फिर हम दोनों पार्टी में चले गए। कहाँ रह गई ये लोग? कितनी देर हो गई? पता नहीं यार, अब तो आ जाना चाहिए था। लो आ गई। अरे यार कितनी देर हो गई? आज कुछ नया है ना, इसीलिए देर हो गई। इनसे मिले, ये है मेरी बचपन की फ्रेंड नसीमा। स्कूल में भी हम दोनों साथ में ही थे। वैसे नाजिस को राना कहते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आए बेटे। बैठो। राना मुझे बहुत गौर से देख रहा था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था। मैं भी हर किसी को गौर से और घूर के देख रही थी। अभी हम लोग सब बैठे ही थे, बातचीत शुरू ही हुई थी कि और लोग भी पार्टी में आते गए और फिर थोड़ी देर बाद राहत ने म्यूजिक ऑन कर दिया। जगह पे आके बैठ गई। राहत भी मुझे बार बार डांस के लिए उठा रही थी, लेकिन मैं उसे बार बार मना कर रही थी। और राना भी बहुत बार मेरे पास आया, डांस के लिए कहा, लेकिन मुझसे डांस नहीं हो पा रहा था। मुझे वो पूरा माहौल एक बहुत नया लग रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार देखा था। मैं हमेशा बंद माहौल में रहती थी, लेकिन आज राना की वो निगाहें मुझे अच्छी लगने लगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मैं और राहत और राना और अकबर हम चारों बैठ के बातें करने लगे। बातें तो चल ही रही थी, मैं खामोश थी। राहत उन लोगों से बहुत बातें कर रही थी। राना मुझे बार बार देख रहा था और फिर राहत ने मेरी वजह से जल्दी जाने का कहा। अब हमें चलना चाहिए, इसके घर पे प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले ही बहुत मुश्किल से आई है मेरे साथ। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे? बस भी करें राना साहब, अब ये अक्सर मेरे साथ आती जाती रहेंगी। हमें इजाज़त दीजिए। जाते हुए जब राना ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने उससे हाथ मिलाया तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या फीलिंग्स थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, मैं उसको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी से ऐसे हाथ मिलाया था। घर आने के बाद काफ़ी दिनों तक मैं उन्हीं ख्यालों में गुम रही। राना का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उसका वो देखना, उसका वो मुस्कुराना, मुझसे हाथ मिलाना, मैं भूल के भी नहीं भुला पा रही थी उसको, उसके चेहरे को। मेरा घर के किसी काम में दिल नहीं लगता था, बस यही दिल चाहता था कि किसी तरह राना से दोबारा मिल लूं। और फिर एक दिन मैं राहत के घर दोबारा गई। और भाई, कैसी लगी हमारी पार्टी? अच्छी थी। और हमारे दोस्त? वो भी अच्छे थे। और राना साहब? अच्छे थे। ओहो, इसका मतलब है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि राना साहब जब भी फोन करते हैं मोहतरमा का ही पूछते हैं। सच? राहत ने मुझे जब ये कहा कि राना भी मेरे बारे में पूछता रहा है
और वो मुझसे दोबारा मिलना चाहता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। सच बात तो ये है कि मैं भी यही चाहती थी, और मेरी उस खुशी को देखकर राहत ने कहा, अगले हफ्ते आ रही हो ना तुम, तो मैं सोच रही हूँ कि राना साहब को भी बुलवा लूँ, यहीं भी मुलाकात भी हो जाएगी आप दोनों की। चल ठीक है। राहत ने मुझे कहा कि जब तुम अगली दफ़ा मेरे घर आओगी तो मैं राना को बुला के रखूँगी, तुम लोग मिल लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस आपका ही इंतज़ार था। और आप कैसी हैं? आपने तो दोबारा दीदार ही नहीं कराया। बहुत सारी बातें की हम लोगों ने, मुझे इतनी खुशी हो रही थी उससे मिलके, शायद मैं यही खुशी चाहती थी। और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद ये एक छोटा सा तोहफा लाया था आपके लिए। राना साहब ये? तो राना ने कहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसके ज़रिए हम राब्ते में रहेंगे। मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसे मना किया। राना ने कहा कि ये रखो, ये हमारे राब्ते का ज़रिए। रख लो, वैसे भी आजकल हर काम इसके बिना नामुमकिन है। चले राना साहब ऊपर चलते हैं, बैठते हैं। आइए। राना से दूसरी बार मिलके जब मैं घर आई तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। एक तो राना से मेरी इतनी तवील मुलाकात थी, और उसने जो मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था वो मेरे लिए बहुत कीमती था। राना का दिया वो मोबाइल मैं अम्मी और अब्बा से बहुत छुपा के रखती थी कि कहीं किसी को कोई शक ना हो जाए। लेकिन हाँ, जब मैं अपने कमरे में अकेली होती थी तो मैं राना को एक मिस कॉल देती थी और वो मुझे कॉल करता था। इसी तरह हम फ़ोन पे घंटों बातें करते रहते थे। राना को मैं अपने घर की, अपने अब्बा की, अपनी अम्मा की सब बातें बताती थी। जिस तरह घर का तंग माहौल था वो सब मैं राना को बताती थी। लेकिन राना मेरी बहुत हौसला अफजाई करता था और वो मुझे संभालता था, मुझे टूटने नहीं देता था। इसी तरह हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई, पर मुझे राना के बगैर या राना से बात किए बगैर बहुत अजीब सा लगता था। उससे बात किए बगैर रह ही नहीं पाती थी। हर वक्त राना का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता था, और अब मैं राहत के घर के बहाने से राना से मिलने जाया करती थी। राना मुझे अपनी बाइक पे लेके जाता था। कभी हम किसी गार्डन में, कभी किसी पार्क में, कभी किसी होटल में हम मिलते थे और लंच भी अक्सर बाहर करते थे। मुझे उसके साथ रहना, उससे बातें करना और उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर इस तरह हम दोनों की मोहब्बत बहुत गहरी होती चली गई। लेकिन एक दिन जब मैं राना से मिलके आई तो बहुत देर हो गई थी और अब्बा भी घर पे आ गए थे। चलो, कहाँ मर गई थी? अबू राहत के घर पढ़ने के लिए गई थी। ये कौन सा वक्त था पढ़ने का? और ये मेकअप? सच सच बताओ, कहाँ गई थी? सच सच बताओ, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। अबू राहत के घर पढ़ने के लिए गई थी। मैं बोलता हूँ सच सच बताओ, ये झूठ बोल रही है। नहीं अबू, पढ़ने के लिए गई थी। पढ़ने के लिए गई थी? मार देंगे, छोड़ दे उसको। अरे जी, सब तेरे करतूत हैं, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा अभी तो छोड़ दे। तू हमेशा पर्देदारी करती है इसकी। चल चल जा दफा। बस छोड़ दे इसको। ये आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी। अभी छोड़ देना। और अगर ये जाएगी तो उसके साथ तू भी जाएगी। अभी तो छोड़ देना उसको। अब के जान से मार दोगे उसको? हाँ हाँ, मार देता तो अच्छा था, बदनामी से तो बच जाते। उस दिन
मैं बहुत रोई अपने कमरे में जाके। मुझे ऐसा लग रहा था घर में मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। और वो लावा जो मेरे दिल में काफ़ी दिनों से पक रहा था, वो अब उबल चुका था और मैं अब उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। गुस्सा था, मैं अब इस माहौल से बिल्कुल फरार चाहती थी। तो मैंने फ़ौरन राना को फ़ोन किया और मैंने उसे बिल्कुल सख्त लहजे में ये कह दिया कि अब मैं इस घर में कभी नहीं रहना चाहती। तो उसने पहले तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उसे कहा मेरे अंदर जो लावा पक रहा है अब वो बिल्कुल पक चुका है और मैं इस घर में रह ही नहीं सकती। उसने भी शायद मेरी बात समझी, लेकिन फिर भी वो मुझे समझाता रहा कि तुम ऐसा मत करो। फिर मैंने गुस्से में कह दिया उसको कि अगर तुम मुझे नहीं रख सकते तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी, किसी के भी पास रह जाऊंगी। फिर उसका रवैया कुछ नरम हुआ और फिर वो भी मेरे फैसले पे आमादा हो गया। फिर अगले दिन अब्बा के ऑफिस जाने के बाद अम्मा भी कुछ देर आराम करती थी। जब अम्मा आराम के लिए लेटी तो मैंने फ़ौरन राना को फ़ोन किया और फिर राना भी आके गली में खड़ा हो गया। मेरे लिए ये मौका बहुत अच्छा था। मैं फ़ौरन राना के साथ बैठी और अपने घर को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। वहाँ से भागने के बाद राना मुझे अपने एक दोस्त के घर पे ले गया। वहाँ उसने मुझसे पूछा, तो तुम पक्का इरादा करके आई हो कि अब तुम घर नहीं जाओगी? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। उसने फिर मुझे बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक घर से भागा हुआ हूँ और अपने दोस्त के घर पे रहता हूँ। और हम दोनों जो काम करते हैं, यानी राना और उसका दोस्त, वो हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। अगर तुम भी हमारे इस काम में शामिल हो जाओ तो हम उसी काम के 3 हिस्से कर लेंगे। जो भी पैसा हमें मिलेगा हम वो 3 हिस्सों में बांटेंगे। जब मैंने राना से पूछा, हाँ लेकिन मुझे बताओ तो तुम काम क्या करते हो? हम डकैत हैं। क्या? जब उसने बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तो मैंने राना से कहा कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब राना ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ही अरसे में ये काम छोड़ देंगे, थोड़ा पैसा कमा लें, इतना कि एक घर ले सकें और फिर शादी करके हम हमेशा साथ रहेंगे और वो मुझे कोई परेशानी नहीं आने देगा। इसी तरह की बातें वो करता रहा। उसने कहा कि वो मेरा हमेशा साथ देगा। तो आखिर मैं भी राजी हो गई। फिर मैं राना के साथ उस रास्ते पे चल पड़ी। शुरू में बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में गेट बजा के पानी पीने के बहाने अंदर जाती और वहाँ बैठती और पीछे से राना और अकबर आ जाते और तमाम सामान घर वालों का लूट के फौरन फरार हो जाते। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक इसी तरह चलता रहा। मुझे लेडीज़ होने की वजह से कोई ना कोई रहम खा के पानी के लिए, शरबत के लिए अंदर बिठा लेता था और मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जो झिझक मुझे शुरू में थी वो अब ख़त्म हो गई थी। अब ये सब मुझे एक आम सी बात लगने लगी। हम लोग इसके आदी हो चुके थे। एक दिन मैं और राना बैठे ही थे कि अकबर आ गया। क्या हाल है डाकू हसीना? अरे अकबर भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई क्या बकवास कर रहा है बे? अरे भाई ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अब तो ये पूरे शहर में मशहूर हो गई है। क्या मतलब है? भाई ये देखो ना, कराची के कुछ इलाकों में डाकू हसीना सरगर्म, कई घरों का सफाया, आवाम परेशान, पुलिस हैरान, डाकू हसीना की तलाश जारी।
क्या होगा राना? ये तो बहुत बुरी बात है। अरे मेरी होने वाली भाभी, ये अखबार वाले हमारे दोस्त होते हैं। क्या मतलब? देखो अखबार वालों ने हमें इत्तला दी है कि अब बस करो, कोई और तरीका सोचो। हमें ये इत्तला नहीं देते तो हमें कैसे पता चलता? सोचो। पार्टी मुझे तो लग रही भूख, एक काम करते हैं, गाड़ी रेडी है और डिनर पे चलते हैं। चलो डियर आओ। फिर हम लोगों ने अपना तरीक़ा वारदात बदला। मैं अक्सर रात को बीच सड़क पे अकेले गाड़ी वाले को जाते देखकर लिफ्ट मांगने के बहाने उसकी गाड़ी में बैठ जाया करती थी और गन पॉइंट पे उसको लूट लेती थी। अकबर और राना भी मेरे पीछे ही होते थे। जैसे ही मैं लूट के बाहर आती थी और मुझे बिठा के आगे चलते थे। फिर मुख्तलिफ शाहराहों पे खड़े होके हम मुख्तलिफ लोगों को लूटते रहे और इन वारदातों के साथ साथ हम बहुत अमीर और पैसे वाले बनते जा रहे थे। हमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। सर ये साहब रिपोर्ट दर्ज करवाना आएंगे। बैठे तशरीफ रखो। जी क्या मसला है? सर मैं आ रहा था, मुझसे मेरा मोबाइल और पर्स छीन लिया गया। कौन से इलाके से? सर ये वही तारक रोड की गलियों की बात कर रहे हैं जहाँ पहले 4-5 वारदातें हो रही हैं। बताएं, तफसील से बताएं क्या हुआ। सर मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था तो रास्ते में एक खातून ने हाथ दिया। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने बोला मुझे अस्पताल तक जाना है, मुझे लिफ्ट दे दें। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठा दिया। थोड़ी दूर चले होंगे, उसने टीटी दिखा के मुझसे मेरी घड़ी, मोबाइल सब पैसे वैसे सब ले लिए। वो तो अस्पताल गई नहीं, लेकिन इनको थाने पहुंचा दिया। यार आप 1 मिनट खामोश रहना, बताएं आप जी तफसील से। सर मॉडर्न पढ़ी लिखी लग रही थी, यही कोई उम्र 20 से 25 के दरमियान होगी। यार ये 5वीं-6ठी वारदात है जिसमें लड़की ने लूटा है इस तरह। जी सर। ठीक है, इनको ले जाओ, रिपोर्ट लिखो इनकी, देखते हैं आगे करते हैं कुछ। आइए सर। डकैती की वारदातें बढ़ने का सबसे बड़ी वजह मैं थी, क्योंकि मेरे आने से अकबर और राना को बहुत आसानी हो गई थी। लड़की को देख के कोई शक नहीं कर सकता था कि उसने कभी ऐसा किया होगा। और इस तरह हम लोग बहुत कामयाब भी रहे, और जैसे कि मैं चाहती थी कि हमारे पास बहुत पैसा हो, वो पैसा भी आता चला गया। लेकिन इंसान की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। बिलाल, मेरा ख्याल है कोई 10वीं कंप्लेन है इस तरह की वारदात की। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं होता जा रहा, जिसमें एक 20 से 25 साल की लड़की और लिफ्ट लेना और उतर जाना। सर मेरा भी ख्याल यही है, इसके पीछे और भी साथी होंगे इसके साथ। तो कौन से इलाके में हो रही है ये वारदात? सर ये तारक रोड का एरिया की गलियों में है। ऐसा करो, वहाँ एक तो गश्त बढ़ाओ। सर ऐसा करते हैं कि इन इलाकों में कुछ बाल लबास सादा नफरी तैनात करते हैं, हो सकता है इसमें कोई बेहतर रिजल्ट हो इसका। नहीं, ये जो भी करना है जल्दी करो बिलाल, नहीं तो ऐसा नहीं हो ऊपर से फिर हमारी खिंचाई शुरू हो जाए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, आज इसे करता हूँ सर। मैं अब एक पूरी डाकू बन चुकी थी। मुझे अपने घर का ख्याल आता था, ना अम्मा अब्बा की याद आती थी, और ना ही मुझे किसी से डर खौफ रहा था। फिर आखिर एक दिन वो रात आ ही गई। मैं रात में खड़ी किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, तो एक गाड़ी आके रुकी। मैं उसमें बैठी, वैसे ही मामूल की तरह वही मैंने उसको गन दिखाई, उसका सामान लूटा। तो मुझे पहले तो सामान निकाल कर दे दिया। मैंने उससे कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं बोल रही हूँ गाड़ी साइड में लगाओ। बस लगा रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। देखो मेरा दिमाग खराब नहीं करो, मैं बोल रही हूँ गाड़ी साइड में लगाओ। इसी तरह वो काफी देर तक बहस करता रहा, लेकिन फिर बहुत देर बाद बहुत दूर जाके उसने गाड़ी रोकी। मैं जब गाड़ी से उतरने लगी, उसने मेरे ऊपर गन तान दी
अभी यही सब हो रहा था कि गली से एक मोबाइल भी निकल के आ गई। हमारे सामने पुलिस की मोबाइल थी। हम तीनों बहुत घबरा गए। तो अचानक फौरन पुलिस नीचे उतरी। हमारे आवाज काम नहीं कर रहे थे कि हम क्या करें। समझ में नहीं आ रहा था एकदम से क्या हो गया। लेकिन पुलिस ने हमें गाड़ी में बिठाया, थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद पुलिस ने हमसे बहुत तफ्तीश की, बहुत मारा पीटा, तशद्दुद किया हम पे, और फिर आखिरकार हमने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। सब कुछ बता दिया पुलिस को, आज तक हमने क्या किया, कैसे किया। और फिर हमें 7 साल की कैद हो गई। जब मैं कैद में थी तो सिर्फ एक बार मेरी वालदा मुझसे मिलने आई थी, और तभी मुझे पता चला था मेरी बदनामी की वजह से उन्होंने वहां से मकान भी बदल लिया था, और अब्बा को फालिज का अटैक भी आ गया था। मेरा पूरा घर तबाह हो गया सिर्फ मेरी वजह से। आज मुझे इस कैद में 3 साल हो गए। राना के साथ रहते हुए तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन? मैं, राना, या मेरे घर का वो घुटा हुआ माहौल जहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। अजीब सी घुटन थी मेरे घर में। लेकिन अब एक ही बात समझ में आती कि बिला वजह की पाबंदियां सिर्फ नौकरी और तबाही के अलावा कुछ नहीं देती।